क्या आप जानते हैं कि शादी के कुछ ही दिनों बाद जब एक कपल अपने हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका जाते हैं तो वहीं पर ब्राइड का मर्डर हो जाता है। यह अपने समय का सबसे हाई मीडिया कवरेज न्यूज़ था, क्योंकि एक इंडियन लड़की जो ब्रिटेन में रहती थी और साउथ अफ्रीका में उसका मर्डर होना ये कोई आम बात नहीं थी। इसके मर्डर के पीछे क्या मोटिव था, किसने किया था, इसकी वजह जानकर सब लोग शॉक हो गए थे। इस कहानी में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। कौन कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, ये आज तक पुलिस को भी नहीं पता चल पाया। दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन अन्नी दीवानीज मर्डर केस। यह कहानी हिंदोचा फैमिली की है। हिंदोचा फैमिली was forced to leave Uganda in the early 1970s after the country's president Idi Amin expelled all Asians living there. अन्नी का जन्म स्वीडन मेरियस्टेड में 12 मार्च 1982 को हिंदोचा फैमिली में हुआ था। हिंदोचा फैमिली इंडियन ओरिजिन की थी, लेकिन स्वीडन में रहती थी और अच्छे खासे पैसे वाले भी थे। अन्नी एक खुश मिजाज लड़की थी। वक्त के साथ जब वो बड़ी हुई तो उसे इनोवेशन इंजीनियरिंग करना था। उसने इस फील्ड में डिग्री हासिल की और स्टॉकहोम, जो स्वीडन में ही है, वहीं पर एरिक्सन नाम की कंपनी में जॉब करने लगी। अन्नी काम के सिलसिले में लंदन आया जाया करती थी। अन्नी हिंदोचा मेट श्रियन दीवान इन लंदन 2009. They maintained a long-distance relationship until Hindocha family moved to the UK in 2010, where they became engaged in the month of May that year. दोनों फैमिलीज का मन था कि इन दोनों की शादी इंडिया में हो। They came to India and married at Lake Powai near Mumbai in 29th of October 2010. They were planning to organize a civil ceremony in UK in 2011 for friends who couldn't attend their wedding in India. इस शादी से दोनों के परिवार बहुत खुश थे। शादी के बाद श्रियन हनीमून की टिकट्स बुक करता है और 7 नवंबर 2010 को कपल केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचता है। अन्नी एंड श्रियन took a domestic flight and stayed at Kruger National Park for 4 nights. The couple returned to the Cape Town International Airport, where they met and engaged taxi driver Zola Tongo to drive to the 5-star Cape Grace Hotel. होटल आने के बाद वो अपने रूम में चले जाते हैं और पूरा दिन अपने रूम में ही रहते हैं। बस रात को डिनर के लिए बाहर आते हैं और डिनर करने के बाद वापस से अपने रूम में चले जाते हैं। 13 नवंबर 2010 शाम के 6:30 बजे वो तैयार होकर बाहर आते हैं और उसी होटल के बार में जाकर बैठते हैं। वहीं आपस में बातचीत करते करते ड्राइवर का वेट करते हैं, क्योंकि श्रियन अन्नी के साथ उस शहर की नाइट लाइफ को देखना चाहता था और जोला टोंगो जो एयरपोर्ट से होटल उन्हें लेकर आया था, श्रियन ने उसी को बुक किया था। ड्राइवर के पास एक वॉक्सवैगन शेरॉन नाम की कार थी। रात के करीब 8 बजे टैक्सी ड्राइवर होटल पहुंचकर श्रियन को कॉल करता है। कुछ ही मिनट में अन्नी और श्रियन बाहर आते हैं। ड्राइवर कार में उनको बैठाकर आगे वाली सीट पर बैठ जाता है। श्रियन ड्राइवर से कहते हैं, हमें वहाँ पर ले चलो जहाँ पर सबसे अच्छी सुशी मिलती हो। जोला उनको सर्फ साइड रेस्टोरेंट ले जाता है जो स्ट्रैंड इलाके में था। करीब रात के 9:30 बजे कपल उस रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं और 1 घंटे तक डिनर करने के बाद 10:30 बजे तक वो कार में बैठकर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो गुगु लेतू नाम की जगह पर पहुंचते हैं, जो कि सिटी लाइफ से बिल्कुल अलग बस्ती वाला इलाका था। वहीं रास्ते में एक मोड़ था जहाँ पर ड्राइवर ने अपनी कार को थोड़ा स्लो किया। तभी अचानक से एक आदमी कार के फ्रंट विंडो पर अपना हाथ जोर से पटकता है, जिससे ड्राइवर और कपल चौंक जाते हैं। ड्राइवर कार को रोक देता है, यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और वहाँ पर 2 आदमी खड़े थे जिनके पास गन थी। उनमें से एक ड्राइवर को कार से बाहर फेंक ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और दूसरा बैक सीट पर कपल के साथ। गाड़ी को कुछ दूर ले जाने के बाद श्रियन से उसकी घड़ी, मोबाइल, पर्स, कैश सब कुछ छीन लेते हैं और 20 मिनट आगे चलने के बाद श्रियन को भी कार से बाहर फेंक वो अन्नी को साथ लेकर चले जाते हैं। उस वक्त रात के करीब 12 बज रहे थे। श्रियन पुलिस को फ़ोन करने के लिए लोगों के दरवाजे खटखटा रहा था, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। 20 मिनट बाद एक आदमी श्रियन की मदद करने के लिए बाहर आया और पुलिस को कॉल किया। पुलिस जब वहां पहुंची तो श्रियन ने अन्नी की किडनैपिंग के बारे में उन्हें बताया। जब पुलिस को पता चला कि यह दोनों ब्रिटिशर्स हैं तो एक स्पेशल टीम तैयार की गई और अन्नी की खोज शुरू हुई। पुलिस के साथ श्रियन होटल आता है और अपना बयान दर्ज करवाता है। इसी बीच उन्हें ड्राइवर जोला टोंगो भी मिल जाता है और रात के करीब 1:15 बजे तक उसे भी होटल लाकर उसका पूछताछ करते हैं। इसके बाद पुलिस अन्नी के घर वालों को कॉल करती है और किडनैपिंग के बारे में बताती है। अन्नी के पिता विनोद हिंदोचा उसी समय केप टाउन की फ़्लाइट बुक करते हैं और एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। इधर पुलिस पूरी रात अन्नी को ढूंढती है, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अगले दिन यानी 14 नवंबर 2010 की सुबह 7:50 पर साउथ अफ्रीकन पुलिस को खायलित्सा नाम की बस्ती में जोला टोंगो की कार मिलती है। इसके बाद पुलिस कार के पास जाती है और कार के डोर को ओपन करती है, जहां पर अन्नी की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। पुलिस को वहां अन्नी की कलाई पर, सीने पर और गर्दन पर 3 गोलियों के निशान मिलते हैं। पुलिस उसी समय पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज देती है। पोस्टमार्टम में यह पता चलता है कि अन्नी को 3 नहीं केवल 1 गोली मारी गई थी। अन्नी ने खुद को हाथ से डिफेंड किया होगा
और जब किडनैपर ने गोली चलाई तो सबसे पहले गोली कलाई से निकलकर सीने में जा लगी और गर्दन से होते हुए बाहर निकल गई। देयर वॉज नो सेक्सुअल असॉल्ट। On 17th November, Annie's body was released by South African authorities and returned to UK through British Airways flight, accompanied by her husband. 6 months after the death, in a Hindu ceremony, her family scattered her ashes in her favorite Vänern Lake, close to her hometown, Sweden, Mariestad. जब अन्नी के मर्डर की न्यूज़ मीडिया में पहुंची तो यह खबर इंटरनेशनल हो गई, क्योंकि एक तो मर्डर फॉरेन में हुआ था और ऊपर से अन्नी रिच फैमिली से थी, जिससे यह केस हाई प्रोफाइल केस बन गया, जिसका असर टूरिज्म पर भी पड़ा। टूर ऑपरेटर्स रिपोर्टेड एन इमीडिएट ड्रॉप इन बुकिंग्स। साउथ अफ्रीका के लोग भी गुस्से में थे क्योंकि उनके देश में एक टूरिस्ट का मर्डर हो गया था। साउथ अफ्रीकन पुलिस पूरी ताकत से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी क्योंकि पूरे देश का प्रेशर उन पर था। क्राइम की बात करें तो जोला टोंगो की कार फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया गया। जब अन्नी के पिता विनोद हिंदुचा वहां पहुंचे तो सबसे पहले श्रियन से उनकी मुलाकात हुई। पिता को यह नहीं समझ में आ रहा था कि जब अन्नी पैसे देने के लिए तैयार हो गई थी तो किडनैपर्स ने उसे मारा क्यों। कार की फ्रंट विंडो पर एक हाथ का निशान मिला। उसके फिंगरप्रिंट को पुलिस ने रिकॉर्ड में चेक किया तो एक आदमी जोलिले एमगनी से मैच हो गया। यह छोटी मोटी चोरियां करता था। इसके बाद साउथ अफ्रीका पुलिस ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। अगले दिन यानी 16 नवंबर 2010 को खालिस्ता की बस्ती में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान पता चला कि वो उस रात कार में मौजूद था, लेकिन उसने गोली नहीं चलाई थी, बल्कि उसके साथी एमजीवाना डोडा क्वाबे ने कार को रोककर गन को रिलोड किया और अन्नी के पास जाकर उसका पर्स छीनने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब अन्नी ने अपना पर्स नहीं दिया तो उसे गोली मार दी। इसके बाद क्वाबे की खोज शुरू हुई और 17 नवंबर 2010 की रात को क्वाबे को अरेस्ट कर लिया गया। जब उसे पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ हुई तो पता चला कि वो एक आम नागरिक है और उसने पहले कोई भी क्राइम नहीं किया था। उसने कार में होना तो कबूल किया लेकिन गोली चलाना नहीं। क्वाबे ने यह भी कहा कि उसे मोंडे एमलोम्बो ने ऐसा करने को कहा था। पुलिस ने 18 नवंबर 2010 को मोंडे को भी गिरफ्तार कर लिया। मोंडे केप टाउन में सिलेजियम नाम के होटल में रिसेप्शनिस्ट था और उसका भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। मोंडे को जब पता चला कि क्वाबे पकड़ा गया तो उसने एक और नया खुलासा किया। उसने कहा कि वो क्वाबे को इसलिए कॉल किया था क्योंकि जोला टोंगो को एक किराए का शूटर चाहिए था। पुलिस जोला को ढूंढने लगी लेकिन वो गायब था। 20 नवंबर 2010 को जोला खुद ही अपने वकील के साथ पुलिस स्टेशन आता है और सरेंडर कर देता है। वो अपने गवाही में खुद को निर्दोष बताता है। जब पुलिस उससे कहती है कि तुम्हारे सभी साथियों को अरेस्ट कर लिया गया है और उनसे पूछताछ हो चुकी है, तब जोला को लगा कि उसके हाथ से सब कुछ निकल रहा है। इतने में ही पुलिस टोंगो के वकील से कहती है अगर टोंगो कन्फेस कर ले तो उसकी सज़ा कम हो जाएगी। जोला गवाही के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है यह कोई ऐसे ही होने वाली घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इस मर्डर के पीछे अन्नी के पति श्रियन दीवान का हाथ है। यह सुनकर पुलिस चौंक जाती है। श्रियन को एक गवाही के दम पर अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक हाई प्रोफाइल इंसान था। पुलिस ने टोंगो की पूरी कहानी सुनी और CCTV फुटेजेस भी चेक किए। टोंगो ने पुलिस से क्या कहा, आइए जानते हैं। इट वॉज द टाइम ऑफ 12 नवंबर 2010। जब जोला टोंगो केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स का वेट कर रहा था, तभी उसकी मुलाकात अन्नी और श्रियन दीवानी से हुई। जोला उन्हें केप ग्रेस होटल लेकर जाता है, जैसा कि दीवानी ने उससे कहा था। शाम के करीब 5:15 बजे तक वो होटल पहुंच जाते हैं। श्रियन उसे किराया देता है और कहता है अभी यहीं रुको, एक और काम है। इतना बोलकर वो होटल के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद वो बाहर आता है और टोंगो की कार में बैठ जाता है। श्रियन टोंगो से कहता है उसे अपनी वाइफ का मर्डर करवाना है। उसके लिए वो 15,000 रैंड यानी अफ्रीकन करेंसी देगा, जो कि करीब 75,000 रुपये इंडियन करेंसी होगा। श्रियन ये भी कहता है कि यह अचानक से हुआ क्राइम लगना चाहिए। टोंगो ने श्रियन से कहा कि वो किसी को नहीं जानता, लेकिन अपने दोस्तों से बात करके जरूर बताएगा। इसके बाद श्रियन कार से उतरकर होटल के अंदर चला जाता है और टोंगो भी वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद टोंगो 5:40 पर अपने फ्रेंड से मिलने कोलोजियम होटल पहुँचता है, जो मोंडे एमलोम्बो था और वहीं रिसेप्शन पर काम करता था। ड्राइवर जोला टोंगो अपने फ्रेंड मोंडे को सारी बात बताता है कि उसे एक किराए का शूटर चाहिए। इसके बाद वो होटल के बैक साइड एरिया में जाते हैं और वहाँ मोंडे अपने फ्रेंड क्वाबे को कॉल करता है, जो एक बस्ती में रहता था। क्वाबे इस काम के लिए राजी हो जाता है और अपने साथ एक पार्टनर एमगनी को रख लेता है। अगले दिन यानी 13 नवंबर 2010 की सुबह श्रियन दीवानी टोंगो को कॉल करके कहता है कि उसे पेमेंट डॉलर में करेगा, लेकिन टोंगो मना करके कहता है कि उसे पेमेंट केवल रैंड में ही चाहिए। फिर श्रियन दीवानी टोंगो को होटल बुलाता है ताकि वो डॉलर को एक्सचेंज करवाने जा सके। टोंगो होटल पहुंचता है और 12 बजे के करीब दीवानी को लेकर गोल्डन टच ज्वेलर्स के पास जाता है, जहां से श्रियन दीवानी 1500 डॉलर को 10,200 रैंड में एक्सचेंज कराकर टोंगो के साथ केप ग्रेस होटल वापस चला आता है। रास्ते में आने जाने के बीच ही श्रियन और टोंगो पूरा प्लान डिस्कस कर लेते हैं। प्लान के हिसाब से अन्नी का मर्डर भी हो जाता है।
जोला टोंगो ने अपनी गवाही में यह भी कहा था कि जब श्रेयन और अन्नी कार में बैठे थे तो टोंगो ने टेक्स्ट मैसेज भेजा था जिसमें लिखा था कि पेमेंट मत भूलना। जवाब में श्रेयन रिप्लाई करता है कि उसने 10,000 रैंड फ्रंट पैसेंजर सीट के बैक पॉकेट में लिफाफे में रखा हुआ है। टोंगो ने अपनी गवाही में यह भी कहा था कि श्रेयन काम पूरा होने के बाद उसे 5,000 रैंड भी देगा, जिसे लेने के लिए जोला टोंगो 16 नवंबर 2010 को 1:30 पर होटल पहुंचा। टोंगो की गवाही के बाद पुलिस उसकी और श्रेयन दीवानी की कॉल हिस्ट्री निकलवाती है और वो भी गवाही से मैच कर रहा था। ऐसे ही एक के बाद एक खुलासे हो रहे थे। अब पुलिस को भी शक हुआ कि एक कपल 5 स्टार होटल छोड़ 40 किलोमीटर दूर ईस्टर्न के होटल में डिनर करने के लिए क्यों गया। वो लोग क्यों उस बस्ती के रास्ते गए जहां पर दिन में भी चोरी होती है, और आखिर क्यों श्रेयन दीवानी अन्नी की बॉडी को जल्दी से जल्दी ब्रिटेन ले जाना चाहता था। अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि इसके पीछे श्रेयन का मोटिव क्या था, क्योंकि हर क्राइम के पीछे कोई न कोई मोटिव होता है। पुलिस को मोटिव जानने के लिए ज़्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ा, क्योंकि उन्हें लियोपोल्ड लाइजर नाम का एक मेल प्रोस्टिट्यूट मिला जिसका प्रोफेशनल नाम द जर्मन मास्टर था, और श्रेयन दीवानी के साथ वो एक गे रिलेशन में था। उसने यह भी कहा कि श्रेयन पर घर वालों का शादी के लिए बहुत प्रेशर था, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहता था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि श्रेयन ने एक ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट gaydar.com पर एक गे प्रोफाइल बना रखी है। वो अपने हनीमून के बाद भी वहाँ एक्टिव था। अन्नी की मौत के बाद 15 और 16 नवंबर को एक घंटे वहाँ पर एक्टिव था। इस तरह अब पुलिस को श्रेयन का मोटिव भी मिल गया, लेकिन उस वक्त श्रेयन यूके में था और मामला इंटरनेशनल था। साउथ अफ्रीकन पुलिस कोर्ट में सारे प्रूफ पेश करती है, जिसके बाद कोर्ट दीवानी के खिलाफ अन्नी के मर्डर की साजिश रचने के इल्ज़ाम में एक वारंट जारी करती है। साउथ अफ्रीकन पुलिस श्रेयन को वापस से साउथ अफ्रीका लाने के लिए इंग्लैंड कोर्ट में अर्जी लगाती है, और 7 दिसंबर 2010 की सुबह 10 बजे श्रेयन दीवान को पुलिस ब्रिस्टल इंग्लैंड से गिरफ्तार कर लेती है। इधर साउथ अफ्रीका कोर्ट ने जोला टोंगो को दिसंबर 2010 में 18 साल की सज़ा सुना दी। 2 साल बाद अगस्त 2012 में क्वाबे को 25 साल की सज़ा सुना दी, और एमगनी को 2012 में अन्नी पर गोली चलाने के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुना दी। हालांकि एमगनी ने गोली चलाने की बात कबूल भी नहीं की थी। उधर श्रेयन दीवान को साउथ अफ्रीका लाने का केस कई सालों तक चलता रहा। श्रेयन के वकील ने कहा कि श्रेयन की दिमागी हालत ठीक नहीं, लेकिन जब साउथ अफ्रीका पुलिस ने इंग्लैंड कोर्ट में सारे गवाहों, सबूतों, सीसीटीवी फुटेजेस और श्रेयन के समलैंगिक होने की जानकारी पेश की, तो 4 सालों की सुनवाई के बाद मार्च 2014 में इंग्लैंड कोर्ट ने साउथ अफ्रीका के प्रत्यार्पण अर्जी को स्वीकार कर लिया। 7 अप्रैल 2014 को श्रेयन को साउथ अफ्रीका लाया गया और वाइफ के मर्डर प्लानिंग के जुर्म में अरेस्ट करके 6 अक्टूबर 2014 को साउथ अफ्रीका कोर्ट में पेश किया गया। वहां पर पूरा परिवार और मीडिया मौजूद थे। हर कोई जानना चाहता था कि उस रात हुआ क्या था। पहले ही सुनवाई में श्रेयन के वकील ने एक स्टेटमेंट पढ़ी जिसमें लिखा था कि श्रेयन दीवान गे नहीं बल्कि बाइसेक्सुअल हैं, यानी उन्हें औरत और मर्द दोनों पसंद हैं। इस तरह सरकारी वकील का केस हल्का होने लगा, क्योंकि उनका मेन मुद्दा यही था कि श्रेयन दीवान गे हैं, जिस कारण उन्होंने अन्नी का मर्डर करवा दिया। इसके बाद लियोपोल्ड लाइजर की गवाही पेश हुई, जिसे खारिज कर दिया गया, क्योंकि श्रेयन ने पहले ही मान लिया था कि वो बाइसेक्सुअल है और गवाही का कोई मतलब भी नहीं था। सरकारी वकील ने सवाल किया कि 10,000 रैंड क्यों एक्सचेंज करवाने पड़े। श्रेयन के वकील ने कहा श्रेयन अपने वाइफ को हेलीकॉप्टर राइड का सरप्राइज देना चाहते थे। इसके बाद मुख्य गवाह टोंगो को पेश किया गया, क्योंकि उसी ने डायरेक्ट बोला था कि श्रेयन ने अपनी वाइफ का मर्डर करवाया। लेकिन टोंगो से श्रेयन के वकील ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि टोंगो की पिछली गवाही से मैच नहीं हुए। सरकारी वकील कोई लिंक नहीं जोड़ पाए कि मर्डर में श्रेयन का हाथ था। यहाँ दिक्कत यह भी थी कि पुलिस और सरकारी वकील के पास कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था और गवाहों के दम पर ही वो केस लड़ रहे थे, जिस चीज़ का फ़ायदा श्रेयन के वकील ने उठाया और जोला टोंगो की गवाही को खारिज कर दिया। अगली सुनवाई में जज ट्रिवर्सो ने 8 दिसंबर 2014 को यह कहकर टोंगो की गवाही खारिज कर दी कि इस पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि इसके गवाह में ढेर सारे झूठ और गलतियां हैं। अब मेन गवाही खारिज हो गई तो केस भी खारिज हो गया। साउथ अफ्रीका कोर्ट के अनुसार यदि आप दोषी नहीं हैं तो कोर्ट में कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं। दीवान इस केस से छूट गया, लेकिन आज भी बहुत सारे सवाल इस केस से रिलेटेड हैं। 10,000 रैंड और हेलीकॉप्टर राइड की बात श्रेयन ने पहले क्यों नहीं बताई थी? जब श्रेयन को लाइजर पसंद था तो वो अन्नी से लव मैरिज क्यों की? 2015 में अन्नी दीवानी मर्डर केस के जज पर रिश्वत की बात भी सामने आई थी, लेकिन नेशनल प्रोसीडिंग अथॉरिटी ने इस बात को खारिज कर दिया था।